कश्मीर, इस जमीन पर जन्नत की तस्वीर, लेकिन रहने वालों के लिए मौत की जंजीर। भारतीय फौज के जुल्म, जलते घर, पल पल मौत का खौफ। लेकिन कुछ हैं जो इस जुल्म के खिलाफ हैं बरसरे पैकार, दुश्मन की बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ मसरूफ़ जिहाद। ये हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले सरफरोशों की दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है एक बार फिर मिशन कश्मीर। सुबह हो चुकी थी, आसमान बादलों से भरा हुआ था। असद बट एक पहाड़ी ढलान पर से होता हुआ झील डल के जुनूबी बागों की तरफ चला जा रहा था, जहां मुगल बादशाहों के जमाने की एक पुरानी सराय का खंडर था। इस खंडर के नीचे एक कुशादा तहखाने में श्रीनगर के इलाके के हुर्रियत पसंदों ने अपना खुफिया अड्डा बना रखा था। असद बट खंडर के करीब वाक़े बाग में दाखिल हो गया। बाग के दरवाजे पर एक मुजाहिद साधु के भेस में धूनी मारे बैठा था। उसने असद बट को रोक कर पूछा, बच्चा कहाँ जा रहे हो? उधर जंगली रीछ रहता है। ये जुमला एक कोड था। उसके जवाब में असद बट ने भी कोड में जवाब दिया, जंगली रीछ कल से भूखा है। ये खुफिया कोड जुमला हातिम ने असद बट को बता दिया था, जो उसे गफ्फार का भेजा हुआ आदमी बताकर गया था, क्योंकि यहाँ हर रोज कोड का जुमला बदल दिया जाता था। सही कोड सुनकर साधु ने असद बट को जाने दिया। उसने खच्चर खंडर के बाहर बाग में छोड़ दिया और तहखाने में उतर गया। गफ्फार बड़ी बेचैनी से असद बट की राह देख रहा था। उसने असद बट को देखते ही गले लगाया, उसे पुल की तबाही की मुबारकबाद दी और बाकी साथियों के बारे में पूछा। असद बट ने कहा, मेरा ख्याल है कि वो शहीद हो गए हैं। गफ्फार ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कलमा शरीफ पढ़ा और मुंह पर हाथ फेरा। तहखाने में एक मोमबत्ती जल रही थी। दीवार के साथ एक हमाइल शरीफ जुज़दान में लिपटी लटक रही थी। असद बट ने गफ्फार से पूछा कि उसे किस लिए तलब किया गया है। गफ्फार बट ने कहा, असद, पुल की तबाही के बाद हालात यहाँ बड़ी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। इससे पहले भी भारतीय फौज ने श्रीनगर में अपना दबाव बढ़ा दिया था। हम काफिरों का डट कर मुकाबला करते आ रहे हैं। पुल के तबाह हो जाने से भारतीय हाई कमांड में खलबली मच गई है। उसे यकीन नहीं था कि हमारे बहादुर कश्मीरी मुजाहिद ऐसा कर सकेंगे, मगर हमने ये कारनामा भी कर दिखाया। अब सूरत हाल ये है कि जम्मू की तरफ से वादी पर काबिज भारतीय फौज को इतनी जल्दी भारी असलहे की सप्लाई नहीं मिल सकती, लेकिन वादी में इंडियन ट्रूप्स के पास पहले ही से बहुत सारे टैंक मौजूद हैं, जो अब भी हमारा बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। हमारे पास टैंक शिकन मिसाइल और रॉकेट लॉन्चरों की तादाद बहुत कम, बल्कि न होने के बराबर है। हमें इस वक्त इनकी सख्त जरूरत है, ताकि हम दुश्मन के टैंकों को जितनी जल्दी और जिस कदर ज्यादा तादाद में हो सके तबाह कर सकें। असद बट ने कहा, क्या ये रॉकेट और रॉकेट लॉन्चर हम यहाँ भारतीय एमुनिशन डिपों से नहीं हासिल कर सकते? गफ्फार बोला, यहाँ के जो एमुनिशन डिपो हैं उनमें भी उनकी तादाद ना होने के बराबर है। इसकी वजह यह है कि कश्मीर पर काबिज इंडियन फौज के मुकाबले में कोई ऐसी फौज सामने नहीं है जिसके पास टैंक भी हों। इनके खिलाफ तो हम कश्मीरी मुजाहिद बेसरो सामानी के आलम में अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, और वो हमें अपने टैंकों और मशीन गनों से भून रहे हैं। असद ने सवाल किया, तो फिर ये असलहा हमें कहाँ से मिलेगा? पाकिस्तान तो हमें कुछ भी नहीं दे रहा। असद ने सवाल किया। गफ्फार कहने लगा, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मेरी बात गौर से सुनो। तुम शेर सिंह को तो जानते ही हो, जो पंजाब में खालिस्तान की तहरीक का एक सरगर्म रुकन है। हाँ, मैं उसे जानता हूँ। गफ्फार ने कहा, तो सुनो, तुम्हें उसके पास अमृतसर जाना होगा। वो रूपोश है। पंजाब की पुलिस ने उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने वाले के लिए 50,000 रुपए इनाम का ऐलान कर रखा है, मगर मुझे मालूम है कि वो कहाँ है। ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सिख भी पंजाब में हमारी तरह भारतीय जुल्म सितम से निजात हासिल करने के लिए खूनी जिद्दोजहद कर रहे हैं। वो लाखों जाने खालिस्तान के नाम पर कुर्बान कर चुके हैं। उनकी हमदर्दियां हमारे साथ और हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं। इसका सबूत यह है कि पिछले दिनों एक सिख रेजिमेंट के सिपाहियों ने निहत्ते कश्मीरी मुसलमानों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि कश्मीरी मुसलमान भी भारतीय फौज की गुलामी से अपने वतन को आजाद करवाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। यही वजह है कि अब कश्मीर में किसी सिख रेजिमेंट को नहीं भेजा जाता। असद बट ने कहा, ठीक है गफ्फार भाई, मगर शेर सिंह हमारी क्या मदद कर सकता है? गफ्फार बोला, उसने हमें पैगाम भिजवाया है कि मैं टैंक शिकन रॉकेट और रॉकेट लॉन्चर आजादी कश्मीर के नाम पर मुहैया कर सकता हूँ, मगर उसके लिए तुम लोगों को अपना कोई खास आदमी अमृतसर भेजना होगा और अमृतसर से कश्मीर ये असलहा अपनी निगरानी में ले जाना होगा। मैंने उसे कहला भेजा है कि असद बट तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। अब तुम तैयारी पकड़ो, अमृतसर जाकर शेर सिंह से मिलो और उससे रॉकेट और रॉकेट लॉन्चर लेकर यहाँ आओ। ये काम आसान तो नहीं, मगर मुझे यकीन है कि तुम्हारे सिवा कोई दूसरा मुजाहिद ये काम खुशउस्लूबी और कामयाबी से कर भी नहीं सकता। इसकी एक वजह यह भी है कि तुम पंजाबी और हिंदी रवानी से बोल सकते हो। तुम पर कोई शक भी नहीं कर सकेगा कि तुम कश्मीरी हो। अब बताओ, तुम्हें कोई एतराज है? असद बट ने सीने पर हाथ रखा और कहा, गफ्फार, मुझे क्या एतराज हो सकता है? मेरी जान भी वतन पाक की आजादी की राह में हाजिर है। गफ्फार ने मुस्कुराकर कहा, मगर असद बट, तुम्हें जिंदा रहना है और असलहा लेकर हर हालत में यहाँ पहुँचना है। ये असलहा हमारी तहरीक आजादी को एक नई जिंदगी अता करेगा।
असद बट ने कहा, मैं तैयार हूँ लाला। मुझे ये बताओ कि शेर सिंह मुझे कहाँ मिलेगा। आखिरी बार मैं उससे चंडीगढ़ के एक पहाड़ी गांव में मिला था। गफ्फार ने कहा कि वो तुम्हें अमृतसर के दरबार साहब के अंदर मिलेगा। दरबार साहब के अंदर अकाल तख्त है। वहाँ किसी भी अकाली नहंग से तुम शेर सिंह का पूछोगे तो वो तुम्हें बता देगा, क्योंकि दरबार साहब में भारतीय पुलिस, फौज या इंटेलिजेंस वाले दाखिल नहीं हो सकते। मगर तुम्हें सिख का हुलिया बनाकर वहाँ जाना होगा। तुम तो सिखों की गुरुबानी भी पढ़ और बोल लेते हो। मैं चाहता हूँ कि आज शाम तुम लारी में बैठकर जम्मू की तरफ से अमृतसर रवाना हो जाओ। असद बट कहने लगा, लेकिन अमृतसर से असलहा मैं अकेला किस तरह लाऊंगा? गफ्फार ने कहा, इसका बंदोबस्त शेर सिंह कर देगा। वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं आ सकेगा, बाकी वो सारा इंतजाम कर देगा। उसकी तुम फिक्र न करो। असद बट ने कहा, ठीक है, मैं तैयारी शुरू करता हूँ। गफ्फार ने अपने एक आदमी को दूसरी कमीनगाह में रवाना कर दिया। वो मुजाहिद अपने साथ सिखों वाली पगड़ी, नकली दाढ़ी मूछें, कड़ा, किरपान, कच्छा और कंगा, तंग मोरी वाला पाजामा, कुर्ता, गर्म अचकन और बूट लेकर आ गया। असद बट ने अपना मेकअप शुरू कर दिया। हुलिया बदलने में उसे बड़ी महारत हासिल थी। 1-2 घंटे के बाद वो पूरा सिख बन चुका था। सर पर सिखों वाली पगड़ी, चेहरे पर घनी स्याह दाढ़ी और मूछें, बगल में किरपान, कलाई पर कड़ा, जिस्म पर नस्वारी रंग की गर्म अचकन। पहली नजर में गफ्फार भी उसे न पहचान सका। शाबाश असद, तुम इस काम में भी माहिर हो, उसने असद बट के कांधे पर हाथ मारते हुए कहा। फिर उसे अच्छी तरह समझाया कि दरबार साहब अमृतसर में उसे बेहद चौकस रहना होगा, क्योंकि वहाँ भारतीय जासूस कुत्तों की तरह फिर रहे होते हैं। अब तुम्हारा नाम परनाम सिंह है। तुम श्रीनगर में कारोबार का जायजा लेने आए थे। अमृतसर में तुम्हारी प्लास्टिक की छोटी सी फैक्ट्री है। बस इससे ज्यादा तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। श्रीनगर से 5 बजे शाम जम्मू की तरफ आखिरी लारी जाती थी। असद बट परनाम सिंह के भेष में खंडर वाले खुफिया ठिकाने के पीछे रास्ते से निकला। सड़क पर आकर टैक्सी पकड़ी और सीधा लारी अड्डे पर पहुंच गया। 5 बजे जम्मू जाने वाली मुसाफिर लारी में बैठ गए। असद बट भी उसमें टिकट लेकर बैठ गया। दूसरे दिन लारी जम्मू पहुंच गई। किसी को असद पर शक न हुआ था। वो बिल्कुल सिख मालूम हो रहा था। जम्मू लारी अड्डे पर उसने महसूस किया कि सीआईडी वाले काफी तादाद में सफेद कपड़ों में इधर उधर फिर रहे हैं। असद बट उन लोगों की चाल पहचानता था, मगर वो परनाम सिंह के हुलिये में था। कोई उस पर क्यों शक करता? दोपहर के बाद जम्मू स्टेशन से उसने जालिंधर जाने वाली गाड़ी पकड़ी और रात हो रही थी कि जालिंधर पहुंच गया। रात उसने रेलवे स्टेशन के करीब एक होटल में बसर की। रात को वो अमृतसर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि ये ऐसे इलाके थे कि जहां मुश्तबा और नौवारिद सिखों पर भी सीआईडी वाले कड़ी नजर रखते थे। दिन के वक्त उसने होड़ा एक्सप्रेस का टिकट लिया और 1 घंटे में अमृतसर पहुंच गया। अमृतसर शहर उसके लिए नया शहर नहीं था। वो इस शहर के गली कूचों तक से वाकिफ था। पाकिस्तान के कयाम से पहले भी जब वो छोटा था तो अपने मुसलमान रिश्तेदारों के यहाँ आया करता था। दिन के 10 बज रहे थे कि असद बट परनाम सिंह के हुलिये में अमृतसर के स्टेशन से बाहर आया। उसके पास कोई पिस्तौल वगैरह नहीं था, सिर्फ एक कमांडो चाकू था जिसे उसने अपनी बनियान की जेब में छुपा रखा था। स्टेशन से निकलते ही उसने साइकिल रिक्शा लिया और उसे दरबार साहब चलने को कहा। असद बट ने महसूस किया कि अमृतसर स्टेशन से ही एक सीआईडी वाला हिंदू उसके पीछे लग गया है। कोई दूसरा होता तो उसे ना पहचान सकता, मगर असद बट ने फौरन पहचान लिया कि ये इंटेलिजेंस का आदमी है। उसने कोई परवाह न की और रिक्शे में इत्मीनान से बैठा रहा। रिक्शा हॉल बाजार से होता हुआ करमू ड्योड़ी और बाजार माई सेवा की तरफ जा रहा था। ये शहर का गुंजान इलाका था। दर्शनी ड्योड़ी के आगे इतनी ट्रैफिक थी कि असद बट ने रिक्शा छोड़ दिया। उसने यूं ही गर्दन घुमाकर पीछे देखा। इंटेलिजेंस वाला हिंदू भी अपने रिक्शे से उतर रहा था। इसका मतलब है कि तुम बराबर मेरा पीछा कर रहे हो। असद बट ने दिल में ये जुमला दोहराया और बड़े इत्मीनान से दरबार साहब की तरफ चल पड़ा। दरबार साहब का माथा अब काफी कुशादा हो गया था। सामने एक छोटा सा घास का प्लॉट बना दिया गया था। असद बट ने अपने जूते ठेकेदार के पास रखवा कर टोकन लिया, चोपचे पर पांव धोए और हाथ बांधे गुरुबानी के शब्द पढ़ता सीढ़ियां उतरकर दरबार साहब में दाखिल हो गया। दरबार साहब में बड़ी रौनक थी। श्रद्धालु सिख तालाब में स्नान कर रहे थे। तालाब के वस्त में बने हुए सूरन मंदिर में से शब्द गाने की सुरीली आवाज आ रही थी। अकाल तख्त दरबार साहब में दाखिल होते ही दाएं जानिब थोड़े फासले पर वाक़ है। यहाँ गुरु साहिबान के बड़े कीमती नवादिरात रखे हुए हैं। इनमें महाराजा रंजीत सिंह के नवादिरात भी हैं जो उसने दरबार साहब को पेश किए थे। उस जगह भी तकरीबन 24 घंटे गुरबानी का जाप होता रहता है। ये सिखों के 5 प्यारों का स्थान है। असद बट ने सिख श्रद्धालुओं की तरह अकाल तख्त की चौखट को हाथों से छूकर हाथ माथे पर लगाए, दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और गुरबानी पढ़ता कमरे में दाखिल होकर शोकेस में रखे नवादिरात को देखने लगा। दूसरे सिख भी वहाँ मौजूद थे। उसने गोशाए चश्म से एक तरफ देखा। उसे हिंदू सीआईडी वाला वहाँ नजर न आया। असद बट ने एक अकाली निहंग को देखा जो एक तरफ ऊपर जाती सीढ़ियों के पास नंगी तलवार लिए सीधा खड़ा था।
वो सुस्त कदम उठाता उसके पास आया, सत श्री अकाल कहा और शेर सिंह के बारे में पूछा। अकाली निहंग गौर से असद बट को देखने लगा। क्या काम है तुम्हें शेर सिंह से? असद बट बोला, असी शेर सिंह दिया संगताएं, तुम उसे जाकर बताओ कि कश्मीर से उसका यार पर नाम सिंह आया है। अकाली निहंग असद बट को ऊपर एक छोटे से कमरे में ले गया जहां एक पलंग पर शेर सिंह कंबल ओढ़े लेटा अखबार पढ़ रहा था। उसने एक नजर गौर से असद बट को देखा। अकाली निहंग को वापस चले जाने का इशारा किया। असद बट शेर सिंह के करीब चला गया और बोला, शेर सिंह अपने यार असद बट को नहीं पहचाना? शेर सिंह बोला, ओए तू है बट्टा, और उसने असद बट को सीने से लगा लिया। यार कसम है वाहे गुरु की, तुम तो बिल्कुल सिख लग रहे हो। पहली बार तो मैं भी चक्कर खा गया था। आओ बैठो, गफार को मैंने पैगाम भिजवा दिया था। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, ये काम तुम्हारे सिवा दूसरा कोई कर भी नहीं सकता। क्या खाओगे? यहाँ वाहिगुरु की कृपा से सब कुछ है। तुम कश्मीरी मुसलमान हो, तुम्हारे लिए अभी मुर्गा ज़िबा करवाता हूँ। यहाँ हमारे कश्मीरी मुसलमान बावर्ची भी हैं। शेर सिंह दिल खोल कर हंसने लगा। उसने फौरन असद बट के लिए 2 मुर्गियां हलाल करवा के मुसलमान बावर्ची से पकवाई। दोपहर का खाना खाने के बाद शेर सिंह असद बट को एक तय खाने में ले गया। यहाँ उन दोनों के सिवा और कोई नहीं था। वो कहने लगा, असद तुम कश्मीर को भारतीय फौजी कब्जे से आजाद करवाने के लिए और हम पंजाब को भारतीयों के कब्जे से निजात दिलाने और पंजाब खालिस्तान कायम करने के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं। उस वक्त हमारे लीडरों ने सख्त गलती की जो कायदे आजम का मशवरा न माना। हम भी बस इस बनिए की साजिशों और लूट खसूट के जाल से निकलने के लिए मैदान में आ गए हैं। तुम देख लेना, हम भी एक दिन खालिस्तान बनाकर दम लेंगे। असद बट ने कहा, हम सिख रेजिमेंट के उन जवानों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने श्रीनगर में कश्मीरी मुसलमानों पर फायरिंग करने से इनकार कर दिया था और हिंदू जर्नैल का हुक्म नहीं माना था। शेर सिंह बोला, ये उनका फर्ज था, इसलिए कि सिख कौम को अब एहसास हो गया है कि मुसलमान हक पर थे और कश्मीर में भी मुसलमान अपने जायज हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। भारतीय फौज ने कश्मीर पर कश्मीरी मुसलमानों की मर्जी के खिलाफ ताकत के बल पर कब्जा कर रखा है। नेहरू रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ राय शुमारी कराई जानी चाहिए, लेकिन भारतीय कभी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उसे मालूम है कि अगर राय शुमारी हुई तो कश्मीर की 99% आबादी भारतीय कब्जे के खिलाफ वोट देगी और कश्मीर उनके हाथ से निकल जाएगा। असद बट ने कहा, लेकिन शेर सिंह ऐसा तो एक रोज होकर ही रहेगा। सच्चाई को दुनिया की कोई ताकत नहीं दबा सकती। कश्मीरी मुसलमान कश्मीर को भारतीय कब्जे से आजाद करवा कर ही दम लेंगे। उसके बाद असद बट ने पूछा कि असलहा कहाँ पर है और उसके कश्मीर पहुंचाने का कैसे बंदोबस्त होगा। शेर सिंह कहने लगा, मैंने तुम्हारे लिए रॉकेट लॉन्चरों और रॉकेटों का अच्छा खासा जखीरा जमा कर रखा है। ये सारा असलहा चंडीगढ़ से जम्मू जाने वाली सड़क से हटकर एक गाँव में छुपाया हुआ है। मैं अपने 2 आदमी तुम्हारे साथ कर दूंगा जो तुम्हें श्रीनगर तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन उनके साथ तुम्हें भी बड़ी होशियारी और चौकसी से काम लेना होगा। असद बोला, हम चंडीगढ़ आज ही क्यों न चलें, हमें उस असलहे की सख्त जरूरत है। शेर सिंह दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कुछ सोचकर बोला, ठीक है भापे, आज रात की गाड़ी से अमृतसर से निकल चलेंगे। अमृतसर स्टेशन से वो रात के 11 बजे वाली गाड़ी में सवार हुए। ये ट्रेन सिर्फ लुधियाना तक जाती थी। दोनों अलग अलग डिब्बों में बैठे। असद बट ने शेर सिंह को दरबार साहब में ही बता दिया था कि एक CID वाला उसके पीछे लगा हुआ है। रात को अमृतसर स्टेशन की तरफ जाते हुए वो मुश्तबा शख्स असद बट को कहीं नजर न आया। शेर सिंह ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र न करो, अगर वो हमारे पीछे आया तो जालिंदर उसकी जिंदगी का आखिरी स्टेशन होगा। उसकी लाश जालिंदर स्टेशन की लाइनों में पड़ी होगी। जालिंदर रेलवे स्टेशन पर शेर सिंह और असद बट जो परनाम सिंह के हुलिये में था उतर गए। यहाँ असद बट ने बड़ी गहरी निगाह से चारों तरफ देखा। उसे CID वाला हिंदू कहीं दिखाई न दिया। शेर सिंह ने कहा, अरे मेरे यार, कोई हिंदू पंजाब में हमारी जासूसी करने की जुर्रत नहीं कर सकता। अब मेरी तरफ ही देखो, मैं एक मफरूर खालिस्तानी सिख हूँ। मैंने थोड़ा सा हुलिया बदला है, फिर भी मैं पहचाना जा सकता हूँ, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं कि मुझ पर हाथ डाले। चलो आओ मेरे साथ। वो जालिंदर स्टेशन के एक करीबी गुरुद्वारे में चले गए। यहाँ उन्होंने रात 3 बजे तक वक्त गुजारा और फिर एक लारी में बैठकर चंडीगढ़ की तरफ चल पड़े। चंडीगढ़ पहुंचते पहुंचते सुबह की हल्की हल्की सफेदी फैलने लगी थी। शेर सिंह ने लारी अड्डे से असद बट को साथ लिया और जम्मू जाने वाली सड़क पर पैदल चलने लगा। अड्डे से कोई 1.5 मील दूर जाकर वो सड़क से उतर गया। ये पहाड़ की तराई का इलाका था। जमीन ऊंची नीची और पथरीली थी, खेत भी थे। वो एक तंग सी घाटी में आ गए। सामने एक छोटा सा देहाती गुरुद्वारा था जहां खालिस्तान के सिख हुर्रियत परस्त पहरा दे रहे थे। उन्होंने शेर सिंह को देखकर अपनी राइफलें नीचे कर लीं और उसे अंदर ले गए। शेर सिंह ने एक कोठरी में पड़ा हुआ असलहा असद बट को दिखाया और कहा, यह है कश्मीर के हुर्रियत पसंद मुजाहिदों की अमानत। काफी तादाद में रॉकेट लॉन्चरों और रॉकेट लकड़ी के 2 संदूकों में भरे पड़े थे। असद बट सोच में पड़ गया। शेर सिंह ने उसके कांधे पर हाथ रखकर पूछा, भापे क्या सोच रहा है? वो बोला, सोच रहा हूँ कि ये श्रीनगर तक पहुंच जाएगा। शेर सिंह ने उसका कंधा दबाया और बोला, ये तुम लोगों की अमानत है
और ये अमानत श्रीनगर में कश्मीरी मुजाहिदों तक जरूर पहुंचेगी। ये असलहा कश्मीरी मुजाहिदों के पास किस तरीके से पहुंचा, इसकी तफसील यहाँ बताना कश्मीरी मुजाहिदीन को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। असद बट परनाम सिंह के हुलिये में शेर सिंह के साथियों के हमरा सारा असलहा लेकर अपने मुजाहिदीन साथियों के पास पहुंच चुका था। ये असलहा मकबूजा कश्मीर में उन जगहों पर कश्मीरी हुर्रियत परस्तों में तकसीम भी कर दिया गया जहाँ भारतीय फौज टैंकों की मदद से हुर्रियत पसंद कश्मीरी मुसलमानों के मकानों पर गोले बरसा रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।